इस स्टेज से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी यह बताना चाहता हूं कि आप आज इस मुल्क के अगर वजीर आजम हैं, अगर आज आप पूरे देश के वजीर आजम हैं, तो मेरे भी वजीर आजम हैं, हम सब के वजीर आजम हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर अगर ये सफेद झूठ बोल रहे कि इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो मोदी जी आप झूठ बोल रहे। वरना क्या वजह है, वरना क्या वजह है, आप क्यों आज उन बेकसूर बच्चों की मौतें होती हैं, मारे जाते हैं और आप खामोश हैं? अगर आप यूएस से वापस आ रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि जाओ सीधा आपका हवाई जहाज मणिपुर के अंदर उतारो, जहां कितनी सारी चर्चिस को जलाया गया है, कितने सारे बेगुनाह लोगों को मारा गया है। आज गोश्त के नाम पे, आज किसी की तस्वीर के नाम के ऊपर आज जो कत्लेआम हो रहा है, और अगर वजीर आजम पंत प्रधान अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इस मुल्क के अंदर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आप झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात, खामोश बैठिए, अगर नहीं सुनना है तो बाहर चले जाइए। यहां पर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आपका कायद आया हुआ है। हम ये हुल्लड़बाजी देखने के लिए नहीं आए हैं, कुछ अहम बातों के ऊपर आपकी आंखें खोलने के लिए आए हैं। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब लोग उस जलसे के अंदर शरीक हुए, लेकिन आज हमको ये खबर देखने को मिलती है कि उस जलसे के अंदर, उस जुलूस के अंदर मीडिया वालों ने खबर चलाई कि वहां पर अलग अलग तरह के नारे लगाए गए हैं। मैं उन मीडिया वालों की कड़ी निंदा यहां पर करता हूं। चौबीस साल इम्तियाज जलील भी पत्रकार था, लेकिन इम्तियाज जलील ने पत्रकारिता की है। आज तुम जो कर रहे हैं वो भड़वागिरी कर रहे हो। जाओ और सुनाओ अपने मालिकों को। इस देश के अंदर अगर आज इस देश के अंदर जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर अगर कोई बांटने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है ये काम? मैंने जैसे ही ये खबर आई, मैंने ट्वीट करके कहा है कि उन तमाम चैनल्स को अगर ये समझ रहे होंगे कि ये डरपोक जमात है, तो ये समझ लो किसी के बाप से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर वहां पर कुछ हुआ नहीं और उसके बावजूद भी अगर तुम महज अपनी टीआरपी चमकाने के लिए अगर समाजों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे, तो मैं उन तमाम पत्रकारों को यह कहता हूं कि जब 24 साल की पत्रकारिता के बाद इम्तियाज जलील को यह एहसास हुआ है कि अब यहां पर ईमानदारी पत्रकारिता नहीं हो सकती है, तो उसने पत्रकारिता का चोला उतारा और अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दामन थामा। तुम भी उतारो। अगर पत्रकारिता नहीं करनी है तो उतारो और जाकर उन बजरंग दलियों के साथ मिल जाओ, उन विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ मिल जाओ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वही काम तुम लोग कर रहे हैं। एक चैनल वाला कहता है कि अकोला में रुके नहीं क्योंकि इन्हें डर था। जा तेरे मालिक को बोलना इम्तियाज जलील को कहां बुलाना है, बुला आने के लिए तैयार हो। दलाली तुम करो और आज समाज के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें
दरारें पैदा करने का काम अगर कोई करेगा, इसीलिए एक बात समझ लो, इसीलिए एक बात समझ लो, कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, लेकिन कहां किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल के हो या आस्तीन के, जंगल के हो या आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। मुझे मालूम है इस मुल्क के अंदर दो एम है, दो एम। एक तो मीडिया और दूसरा वहां पे जाकर जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मोदी जी कभी एक मर्तबा अपनी जबान से ये बोलिए, ये हिम्मत रखिए बोलने की कि हां इस देश के अंदर कुछ लोग जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर बंटवारा कर रहे हैं। वजीर आजम आप मेरे भी हैं। जब आप यूएस जाते हैं तो मुझे भी फख्र होता है, जब मेरा मुल्क तरक्की करता है तो मुझे भी फख्र होता है। लेकिन आज क्या यह सच्चाई नहीं है कि किसी के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर किसी की जान ले लो, किसी को महज गोश है किसी की थैली के अंदर तो उसकी जान ले लो? क्या वो नौजवान लड़कों के मां बाप, बेटे, भाई बहन, बच्चे नहीं है? और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, इस मुल्क के अंदर जहां जहां पर भी जिस किसी जाति, धर्म और मजहब के नौजवानों पर अगर जुल्म और सितम होगा, कोई खड़े रहे ना खड़े रहे, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन तुम्हारे लिए आवाज उठाता रहेगा। अरे बनना है, कुछ करना है तो ऐसा बनो, ऐसा बनो मेरे कायद के जैसा। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर एक तरफ हुकूमत है, जहां पर एक तरफ सरकारें हैं, जहां पर एक तरफ पुलिस वाले हैं, जहां पर एक तरफ मीडिया वाले हैं। तुम्हारा अपना कोई नहीं है। इसीलिए आज ये हम सब की जिम्मेदारी होती है, अगर इस मुल्क के अंदर कौमी एकजहती बरकरार रखनी है, अगर इस मुल्क के अंदर अगर भाईचारगी अगर जिंदा रखनी है, वो तहजीब, वो हमारी संस्कृति जो पिछले 75 सालों से हमने जिसे समेट कर रखा है, आज महज क्या वजह है कि अचानक नए नए मुद्दे सामने आ जाते हैं। आज जब ये मामला निकला तो देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ये औरंगिया की औलाद कौन है। मैं आपको कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस साहब, इम्तियाज जलील आपको कह रहा है, बताओ पिछले 75 सालों के अंदर क्या वजह है कि एक राजा जो 400 साल पहले था, उसकी कभी भी कोई जयंती मनाई नहीं गई, कहीं कोई पोस्टर नहीं दिखा, किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर नहीं रखा। यह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और अचानक यह मुद्दा इसलिए खड़ा किया जाता है कि समाज के बीच में दरार पैदा करो और हम सत्ता का मजा लेते रहो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम सत्ता के भूखाधिकारी नहीं है, हम सत्ता के लालची नहीं है, इस मुल्क से हमें मोहब्बत है। मेरे भाई, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हम तमाम लोग जो अलग अलग जगह जाकर आप लोगों से यह अपील कर रहे हैं, ये मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखिएगा।
मुझे मालूम है कि बहुत सारी साजिशें हो रही है, और वो साजिशें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर लाशें दिख जाए चलेगा, लेकिन हमारी सत्ता आनी चाहिए। लेकिन मैं यहां के हिंदू और मुसलमानों की तरफ से यह कहता हूं कि मोदी जी, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना होता है, और इंशाअल्लाह तुम भी नीचे आओगे। जितने हिंदू मुसलमान जितने त्योहार एक साथ मिलकर आएंगे, हम एक साथ मिलकर मनाएंगे और पूरे जोश के साथ मनाएंगे। है तैयार तो हाथ ऊंचा करके आप मुझे बताओ। ए मीडिया वालों, ये मेरे मुल्क की, ये मेरे देश की, मेरे राज्य की तहजीब है, संस्कृति है। लेकिन आज कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं। कैसे कैसे लोग हमें निशाना बना रहे हैं। अरे इतने इतने परेशान क्यों हो गए हैं? कितने परेशानी की क्या बात है? 550 का ऐलान है। आज मेरे भाइयों, आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो हाल है अलग अलग, और उसके बावजूद भी अगर वजीर आजम अगर ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो सुनिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर महज एक मौलाना को इस वजह से गिरफ्तार किया गया। एक मौलाना को इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो नमाज पढ़ा रहे थे। वो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज एक संगठन ने ऐलान किया है कि इस राज्य से पूरे मुसलमानों को बाहर जाना होगा। हम 30 दिन का समय दे रहे हैं। इस राज्य में एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए। उन तमाम संगठनों को कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। ये मुल्क किसी के आधा मैं बोलूंगा, आधा तुमने बोलना। नहीं तो ये खड़े हैं ना, कल फिर लगा डालेंगे हमारा बाप निकाला। सुनो, आधा मैं बोलूंगा, और ये जो बोल रहा हूं, छोटे मोटे जो प्यादे हैं, सिर्फ उनको नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मोदी जी, मोदी, आप भी सुन लो। और आपके ये जो प्यादे जो समझ रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, उनको सबको कह रहा हूं, और सुनो, ये मुल्क तुम्हारे। अबे बाहर तक तो आवाज जाने दो। ये मुल्क तुम्हारे। अब मेरे पे केस होता है क्या? घंटा होता है। मैंने आधा बोला, आधा इन्होंने बोले। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे इस पे केस करो, राष्ट्रवादी वाले बोलेंगे इस पे केस करो। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फॉरवर्ड रिवाइंड करेंगे, और आखिर में इनके हाथ में क्या आएगा मालूम है? बाबा जी का। इसीलिए हम जब तक सीधे हैं तो सीधे हैं। हमको नहीं छेड़े तो अच्छा है, वरना अगर छेड़े तो हम
तो हम अब होता केस क्या मिलता। इसीलिए आज ये वक्त की जरूरत है कि जिस दौर के अंदर नौजवान बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मेरे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है। पिछले 10 दिनों से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का काम क्या है, तो कभी जलगांव जाओ क्योंकि एक नौजवान लड़के का कत्ल कर दिया गया, कभी अहमदनगर जाओ तो क्योंकि एक नौजवान लड़के को मार दिया गया, कभी श्रीरामपुर जाओ, कभी कोल्हापुर जाओ, कभी इगतपुरी जाओ, कभी नासिक जाओ। कब तक हम बेकसूर नौजवान बच्चों की लाशों को हम गिनते रहेंगे? इसीलिए मैं आज उन तमाम पुलिस वालों से भी कहता हूं, बहुत अच्छे मैंने पुलिस वालों को देखा है। आपके कमिश्नर नवीन रेड्डी साहब को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, एक अच्छा ऑफिसर है। लेकिन मैं नासिक के उसी एसपी से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर 10 दिन में 2 नौजवान लड़कों को दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे अगर मारते हैं और अगर तुमसे वो संभाले नहीं जा रहे, तो एसपी साहब अपनी वर्दी उतार दीजिए, तुम उस वर्दी के लायक नहीं है। हम इज्जत करते हैं पुलिस वालों की, जो सही तरीके से, हम कभी ये नहीं कहेंगे अगर जिस दिन इम्तियाज जलील कसूरवार है तो पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील पर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महज एकनाथ शिंदे के बोलने पर, देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर, देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मलकापुर की उस घटना की इंक्वायरी करवाइए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, किसी ने कोई गलत नारा वहां नहीं लगाया। एक मीडिया वाला चलाता है, उसका देखकर दूसरा चलाता है, उसका देखकर तीसरा चलाता है, और फिर प्रतिक्रियाएं देना शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के एक वो नेता है, तोतला बोलता, क्या नाम है उसका, किरीट सोमय्या, त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करना। ए तोतल्या, पहले इन्क्वायरी कर, तुझी सरकार आहे, शेमड्यासारखा बोलू नको। अगर तू समझ रहा है कि जबान तेरे मुंह में है, तो तेरे जितने प्यादे हैं उनको लेकर आ किसी स्टेज के ऊपर और हमारी जबान का मुकाबला कर। तू किस खेत की मूली है रे? लेकिन जिसको मौका मिल रहा है, समझ रहे हैं कि इनके आगे कौन है, इनके पीछे कौन है, इनके तरफ से कौन लड़ने वाला है। कोई नहीं लड़ने वाला है, कोई नहीं लड़ने वाला है। ये तुम ही लोग हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, इस शहर से, इस जिले से, जिस खासदार के लिए तुम लोग अपने घरों के बाहर निकले थे, क्या मिला तुम्हें बदले में? क्या मिला बदले में? कितने लोगों ने उसे वोट दिए थे? कितने लोगों ने दिए थे? कहां है वो लोग जो कहते थे कि नहीं, हमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है? लो, क्या मिला है तुम्हें हिस्से में, बदले में? अरे जो तुम्हारी खासदार अपनी धार्मिक किताब को राजनीति का एक मुद्दा बना देती है, तो सोचो उसकी सोच कैसी होगी। जीत हार कुछ भी हो, लेकिन अगर इस तरह की अगर घटिया राजनीति अगर इस देश के अंदर अगर होने लगी, तो यह देश कहां जाएगा? कहीं ना कहीं इसके लिए तुम जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी उठाओ।
और मैं तो असद साहब को कह रहा हूं कि असद साहब इजाजत दे दो। एक बार मैंने विधायक औरंगाबाद से जीता, दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से मैं दिल्ली तक आ गया, सांसद बन गया। अगर आप इजाजत दे तो मैं यहां से आकर लड़ लूं और फिर उसको बताता हूं कि कैसा जीतना जाता है करके। आज समझते हैं कि हम कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी हम बोल लेंगे और इन लोगों को सबको सुनना पड़ेगा, इन सबको सुनना पड़ेगा। और सुनते आए हैं। पिछले 75 सालों के अंदर हमने क्या किया है। तो बारातें उनकी सस्ती थी, घोड़ी पर वो बैठते थे और हम क्या, तो हम ढोलक के सामने नाचने का काम करते थे 75 सालों के अंदर। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब मैदान में उतरे तो उन्होंने एक ही बात कही, अब बहुत हो गया हमारा नाचना, अब घोड़ी पर भी हम ही बैठेंगे और नचाएंगे तुमको इंशाअल्लाह। बोलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात का नाम मजलिस नहीं है। इतने सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे। आधा मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलेंगे, बात यही खत्म करेंगे। इतने सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हें माफ करना, मेरे से गलती हो गई। आगे क्या है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, जरा जोर से बोलो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़े।